हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी आप लोगों का क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं एक स्पेशल सीरीज जिसमें कि मैं आप लोगों को क्लास 12th मैथ्स का इंपॉर्टेंट फार्मूला बता रहा हूं। तो अभी तक मैंने आप लोगों को पहले ही डिफरेंशिएशन चैप्टर तक ऑल इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है उस सारा वीडियो आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड करवा दिया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी अवकलज के अनुप्रयोग जो चैप्टर है यानी चैप्टर नंबर 6 का जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है उस सारे फार्मूला को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि हम एक एक फार्मूला को आपको अच्छा से समझाएंगे और आपको ऐसा तरीका से बताएंगे जिससे कि आपको आसानी से याद भी हो जाए। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट शुरू करते हैं। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को देखिए, सबसे पहले तो आपको एक बात याद दिला दे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी अवकलज के अनुप्रयोग में 5 गो टॉपिक आपको पढ़ना है यानी 5 गो एक्सरसाइज पढ़ना था, जिसमें कि आपको पहला नंबर टॉपिक था रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज यानी राशियों के परिवर्तन की दर। ये आपका 6.1 जो एक्सरसाइज अगर आप बनाते हैं तो उसमें आपको बस 2 गो चीज आप याद रखेंगे कि dy बाई dx। तो देखिए dy बाई dx को हमने पहले भी आपको कई बार बताया डिफरेंशिएशन में कि डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बोलते थे, लेकिन अब हम इसी dy बाई dx को एक और नाम से जानेंगे। देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ y मतलब y अगर ऊपर में है तो y में परिवर्तन चाह रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, तो जो नीचे रहे उसके रेस्पेक्ट में। तो नीचा में x है तो आप लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x यानी x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। अगर यही चीज लिखा हुआ रहे बउआ सर dA बाई dr, इसका क्या मतलब हुआ कि एरिया में परिवर्तन की दर इसके त्रिज्या के सापेक्ष होगा, ठीक है। और यही चीज अगर आपको ऐसे दिखाई दे dx बाई dt, तो dx बाई dt कहने का मतलब क्या हुआ कि x में आप चेंज करना चाहते हैं किसके रेस्पेक्ट में, तो टाइम यानी t के रेस्पेक्ट में। तो इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ x एट एनी टाइम t यानी किसी समय t पर x में परिवर्तन की दर। अगर आपको रेट ऑफ चेंज निकालना हो तो आप इस तरह से डेरिवेटिव निकाल देंगे और हाँ, जिसका रेट ऑफ चेंज निकालना हो उसको ऊपर रखेंगे और जिसके रेस्पेक्ट में कहे जाए उसको आप नीचा रखेंगे। बस आपको यही वाला याद रखना है 2 गो चीज, जिससे कि आप रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का क्वेश्चन बना सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यानी कि आपका एक्सरसाइज 6.2 में आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो देखिए हम आपको यहाँ पर याद दिला दे कि ये जो आपको टिक दिख रहा होगा कि मान लीजिए कोई एक फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है a, b में और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल a, b में, तब हम इस फंक्शन को 4 टाइप के नाम से जानेंगे। पहला f इज इंक्रीजिंग, दूसरा f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और तीसरा f इज डिक्रीजिंग और चौथा f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो देखिए हम आपको याद कराते हैं, वही बात को आप ज्यादा समझिएगा, ऐसे लिखे हुए तो बहुत चीज है, बस थोड़ा थोड़ा आप याद रखना है। देखिए कि इंक्रीजिंग कब होता है जब f डैश x का मान 0 से बड़ा और बराबर होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है जब f डैश x 0 से सिर्फ बड़ा होता है, इसमें बराबर नहीं है। तो देखिए आपको बस ऐसे याद रखना है कि इंक्रीजिंग कब होगा यानी वर्धमान कब होगा, तो f डैश x अगर 0 से बड़ा और बराबर आता है तो इंक्रीजिंग यानी वर्धमान होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी निरंतर वर्धमान कब होगा, तो आप याद रखेंगे f डैश x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ बड़ा है, इसमें बराबर है। तो अगर बराबर है तो सीधा वर्धमान, अब बराबर ना है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी निरंतर वर्धमान। उसी तरह से ये दोनों आएगा। डिक्रीजिंग सिर्फ कब बोलेंगे भाई, तो f डैश x 0 से छोटा और बराबर भी होगा। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब बोलेंगे, निरंतर ह्रासमान कब बोलेंगे, जब f डैश x 0 से छोटा आएगा। तो ये चारों फॉर्मूला बस आप याद रख लीजिएगा जिससे कि आपको आइडिया भी लगेगा और जब आप क्वेश्चन बनाइएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला तो आपको ये चारों फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आते हैं 6.3 यानी कि जो आपका मेन है टेंजेंट्स और नॉर्मल। तो देखिए टेंजेंट और नॉर्मल सबसे पहले आप लोगों को अच्छा से समझना है क्योंकि 1 नंबर का सवाल इसमें से डायरेक्ट आपको आ सकता है। देखिए ये आपके पास कोई कर्व है y बराबर f ऑफ x और याद रखिए एक बिंदु से इस कर्व को अगर एक बिंदु से पास करने वाला जो लाइन होता है ना, छू कर निकल जाए, गुजरना मतलब इसको काटना नहीं चाहिए, सिर्फ स्पर्श करना चाहिए, तो उसको हम स्पर्श रेखा बोलते हैं। और स्पर्श रेखा पर जो स्पर्श बिंदु है वहां पर जो लंब होता है यानी इस पर जो एक परपेंडिकुलर लाइन होता है उसको नॉर्मल यानी कि अभिलंब बोलते हैं। तो आपसे सवाल कैसे पूछा जाता है
कि इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, इस नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, यानी स्पर्श रेखा का ढाल क्या होगा, अभिलंब रेखा का ढाल क्या होगा। तो देखिए पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y बराबर f ऑफ x एट एनी पॉइंट x1, y1, मतलब कि वक्र y बराबर fx के किसी बिंदु x1, y1 पर अगर स्पर्श रेखा की ढाल या प्रवणता पूछे आपसे तो आप याद रखेंगे dy बाई dx एट पॉइंट x1, y1, मतलब कि कोई भी अगर आपको फंक्शन दिया जाए तो सबसे पहले आप dy बाई dx निकाल लीजिए और उस फंक्शन उस dy बाई dx में जो पॉइंट दिया गया उसको रख दीजिए, जो प्राप्त होगा वही आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। लेकिन वही सवाल अगर पूछ दिया जाए स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y बराबर f ऑफ x एट एनी पॉइंट इतना, मतलब कि नॉर्मल का अगर स्लोप पूछ दिया जाए तो यही ढाल को आप उलट देंगे, किस तरह से, इस तरह से। देखिएगा ध्यान से कि अगर मान लीजिए f ऑफ x के बिंदु x1, y1 पर अभिलंब की ढाल या प्रवणता पूछ दे तो इसका फॉर्मूला याद रखेंगे -1 बाई dy बाई dx एट पॉइंट x1, y1। अब ये तो ढाल की बात हुआ, अगर इक्वेशन पूछा जाए कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x1, y1 क्या होगा, मतलब बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, तो y माइनस y1 बराबर dy बाई dx एट पॉइंट इंटू x माइनस x1, इस तरह से याद रखेंगे। याद रखिएगा कि स्पर्श रेखा का समीकरण पूछे तो स्पर्श रेखा का ढाल लिखिएगा, अगर यही नॉर्मल का इक्वेशन पूछ दे, मतलब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट x1, y1, मतलब बिंदु x1, y1 पर अभिलंब का समीकरण अगर पूछे तो ये फार्मूला तो सेम रहेगा, बस ये ढाल चेंज हो जाएगा। जैसे y माइनस y1 बराबर -1 बाई dy बाई dx एट एनी पॉइंट x1, y1 इंटू x माइनस x1, बस यहाँ पर ढाल को हम उलट दिए, -1 बाई dy बाई dx लगा दिए, क्योंकि ढाल अभिलंब का क्या होता है, -1 बाई होता है, और स्पर्श रेखा का ढाल अभी हमने आपको यहाँ पर बताया, एक बार देख लीजिए यहाँ से कि dy बाई dx सीधा बताया। ठीक है, तो बस आपको ये वाला याद रखना है कि अगर समीकरण बुआ से पूछे तो समीकरण में स्पर्श रेखा का पूछे तो स्पर्श रेखा का ढाल, और अभिलंब रेखा का पूछे तो अभिलंब रेखा का ढाल। ठीक है, और इसमें आप कुछ नोट याद रखेंगे जो आप लोगों को सबसे ज्यादा फायदा करेगा। पहला नंबर कि इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब एक्स अक्ष के समांतर होगा तो dy बाई dx 0 के बराबर। अगर टेंजेंट इज पैरेलल टू यानी समांतर होगा y एक्सिस के, देखिए ये x एक्सिस के समांतर है तो x एक्सिस के समांतर का है तो dy बाई dx 0, अगर y एक्सिस के समांतर का है तो लिखिएगा उलट के dx बट्टा dy बराबर 0। और ये वाला जरूर याद रखिएगा कि टू लाइंस आर पैरेलल, मतलब दो रेखा समांतर कब होता है, जब दोनों का ढाल बराबर होता है, मतलब m1 बराबर m2। अब टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, मतलब दो रेखाएं लंबवत होगा, कब भाई लंबवत होता है, तो m1 गुने m2 बराबर -1, मतलब दोनों के ढाल का गुणनफल जो है -1 के बराबर आता है तो बोलते हैं परपेंडिकुलर है, यानी कि लंब है, और दोनों अगर ढाल बराबर होता है तो बोलते हैं समांतर है, यानी कि पैरेलल है। ठीक है, अब आपको अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा सा फॉर्मूला आप बता दें, 6.4 में आपको ये वाला पढ़ सकता है। अप्रोक्सीमेशन में बस एक ही फॉर्मूला से काम चल जाएगा कि एफ एक्स प्लस लैम्डा एक्स या डेल्टा एक्स बोलते हैं, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। एफ एक्स का मान मतलब कि जो परफेक्ट फंक्शन होगा उसको लिखिएगा, और एफ डैश एक्स मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, और ये डेल्टा एक्स है जो अप्रॉक्स चेंज होता है। जब हम इस पर आपको क्वेश्चन बताएंगे तो पूरा इसमें डिटेल्स आपको बताएंगे। बस ये वीडियो आप लोग की सिर्फ फॉर्मूला का, इसलिए हम फॉर्मूला आपको समझा रहे हैं। इसमें अप्रोक्सीमेट चेंज इन भी है, यानी कि आयतन में अगर सन्निकट परिवर्तन निकालना हो तो dv बराबर लिखेंगे dv बटा dx इंटू डेल्टा एक्स से। अप्रोक्सीमेट चेंज इन एरिया यानी क्षेत्रफल में सन्निकट अगर परिवर्तन निकालना हो तो उसको da से डिनोट करेंगे और लिखेंगे da बाई dx इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स का मान निकालिएगा, आसानी से इसमें मान रख देते हैं। ठीक है, और इस टाइप का भी हम आपको प्रश्न पहले ही बता दिए हैं, अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा। लास्ट में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है मैक्सिमा और मिनिमा, क्योंकि ये वाला टॉपिक से आपको एक 5 नंबर का सवाल आता है। तो पहले आप समझ लीजिए कि मैक्सिमा मिनिमा मतलब उच्चतम और न्यूनतम के बारे में। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इसको बना सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से, और एक होता है विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट। तो तीनों को आपको हम समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ज्यादा खास करके आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही बना लीजिएगा तो आपको ज्यादा फायदा करेगा। देखिएगा, ए फंक्शन एफ एक्स इज मैक्सिमम, मतलब एक फलन एफ एक्स जो है वह महत्तम होगा एक्स बराबर ए पर। भाई महत्तम कब होगा, जब एफ डैश एक्स का मान पहले प्लस आए और बाद में माइनस आए, मतलब इस तरह से आप याद रखेंगे, प्लस से माइनस हो, पहले बढ़े और बाद में घटे तो इसको मैक्सिमम बोलते हैं। और यही चीज अगर ए फंक्शन एफ एक्स इज मिनिमम कब होता है, पहले घटे और बाद में बढ़े तो इसको मिनिमम बोलते हैं। ठीक है, ये वाला बात आपको समझ गया होगा कि ये मैक्सिमम कब होता है, जब पहले बढ़ना चाहिए बाद में घटना चाहिए, लेकिन मिनिमम कब होता है, जब पहले घट रहा है बाद में बढ़े। तो यही चीज देखिए,
कि ये फंक्शन एफ एक्स इज मैक्सिमम यानी महत्तम होगा कब, जब एफ डैश एक्स का मान पहले प्लस में आना चाहिए बाद में माइनस। एफ डैश एक्स का मान मिनिमम कब होगा भाई, जब एफ डैश एक्स का मान माइनस में पहले आए बाद में प्लस होना चाहिए। और अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो एफ ऑफ ए जिस पॉइंट पर आए, जैसे ए पॉइंट पर अगर मैक्सिमम है तो एफ ए रख दीजिए क्वेश्चन में, उससे आपका जो वैल्यू आएगा वह मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। और मिनिमम वैल्यू निकालना है तो जिस पॉइंट पर मिनिमम आएगा उस पॉइंट को क्वेश्चन में रख दीजिए, उससे आपका मिनिमम वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है से समझिए कि ए फंक्शन एफ एक्स इज मैक्सिमम मतलब महत्तम फलन होगा कब, एक्स बराबर ए पर, जब डबल डैश एक्स का मान बहुआ 0 से छोटा आएगा। जब डबल डैश एक्स कीजिएगा और इस पॉइंट को आप रखिएगा और उसका मान 0 से छोटा आ जाए तो उसको मैक्सिमम बोलेंगे। और अगर मान लीजिए फंक्शन का मान जो है डबल डैश एक्स का मान 0 से बढ़ आ जाए तो 0 से बड़ा आ जाएगा ना, तो वह मिनिमम होगा। ये थोड़ा उल्टा है, याद रखिएगा, मैक्सिमम होने के लिए 0 से छोटा और मिनिमम होने के लिए 0 से बड़ा होना चाहिए। एक विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट है, इसको भी आप याद रखेंगे कि विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट से भी बनाते हैं, लेकिन खास करके आपको यही वाला फॉर्मूला याद रखना है दूगो, कि प्लस से माइनस जाए तो मैक्सिमम और माइनस से प्लस जाए तो मिनिमम। लेकिन फिर भी अब लास्ट फॉर्मूला समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई भी फंक्शन अगर छोटा और बराबर ए दिखाई दे, मतलब ए से छोटा हो और कहां तक, तो जहां तक जा सकता है, लेकिन ए के बराबर भी हो। अगर ए के बराबर हो और ए से छोटा हो तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू मतलब महत्तम मान बराबर ए होगा। ये जो पॉइंट यहां पर रहेगा ना वही होगा। जैसे मान लीजिए एफ एक्स का मान 2 से छोटा और बराबर रहता है, तो 2 से छोटा कहने का मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 होता है, क्योंकि छोटा जा रहा है तो छोटा कहां जा रहा है ये तो कंफर्म नहीं ना है, लेकिन बड़ा तो आपको दिखाई दे रहा है कि 2 ही है। ठीक है, और उसी तरह से अगर यही चीज उलट के रहा है, जैसे एफ एक्स का मान बड़ा और बराबर ए रहा है, मतलब ए से ज्यादातर, तो ज्यादा अधिकतम कहां तक जाएगा ये तो आप कंफर्म नहीं कह पाइएगा, इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू नहीं पता होगा, लेकिन इसका मिनिमम वैल्यू पता हो सकता है ए, तो इसीलिए मिनिमम वैल्यू बराबर ए लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि दो, मान लीजिए एफ एक्स का मान 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा है यानी ये तो आपको समझ में आ रहा है कि सबसे छोट 2 है, तो इसीलिए इसका मिनिमम वैल्यू 2 होगा। और इसमें क्या करा था, 2 से छोटा, तो छोटा तक कहां तक जाइएगा कंफर्म नहीं है, तो इसीलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ये विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट है, तो 1 नंबरिया क्वेश्चन में आपको ये काम करता है, लेकिन 5 नंबर के सवाल में आप अंत में यही वाला याद रखेंगे कि फंक्शन मैक्सिमम कब होता है बउआ, जब एफ डैश एक्स का मान प्लस से लेके माइनस तक जाए, और मिनिमम कब होता है, जब एफ डैश एक्स का मान माइनस से प्लस तक जाए। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो सिर्फ फार्मूला के लिए मद्देनजर रखते हुए बनाया गया था, जिसमें कि अगर आप फार्मूला अभी तक नहीं याद किए हैं तो 1-2 बार इसको देखकर 2-3 बार सुन लीजिए, 2-3 बार देख लीजिए अच्छा से, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर आप लोग जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।